जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। नव वर्ष पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से प्रारंभ हो गया 2023, 1 जनवरी 2023। आज संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी जयंती का कार्यक्रम है। विभिन्न स्थानों पर कुछ खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। एक खबर लखनऊ से, वहां के डिप्टी सीएम ने कहा, ब्रजेश पाठक ने, कि तीसरे मोर्चे की जो लोग बात कर रहे हैं, खासकर उनका इशारा जनता दल परिवार की ओर रहा, वो साल 6 महीने के लिए ही चलते हैं। साल 2 साल 6 महीने इस तरीके से उनकी अवधि हुआ करती है। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ब्रजेश पाठक को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है कि जिस पार्टी में वो हैं, जिस पार्टी के आज वो मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी को भी 1977 में जनता पार्टी में ही वो पार्टी शामिल थी। उनकी पार्टी के प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अनुकंपा पर, अनुशंसा पर 1977 में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो चुका था। उस पार्टी का अहम हिस्सा, उस अवधि का अहम हिस्सा रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद 1989 में जब चुनाव हुआ, 11 अक्टूबर 1988, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर बनने वाली पार्टी जनता दल का पुनर्गठन हुआ। वो सत्ता में आती है। तब भारतीय जनता पार्टी सीधे तो सत्ता में नहीं जुड़ी, लेकिन सत्ता के साथ रही, जनता दल को समर्थन देती रही और राष्ट्रीय मोर्चा, रामू वामू की सरकार बनी थी 89 में, राष्ट्रीय मोर्चा का प्रमुख अंग रही थी। दूसरा खबर फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ने लगी, फिर ऐसी स्थिति आई कि 13 दिन की उनकी सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने। फिर ऐसा भी समय आया जब 13 महीने के लिए सरकार बनी। तो इस प्रकार से रही। और भारतीय जनता पार्टी की तो शुरुआत तो 84 दिसंबर में जो चुनाव हुआ था, उसमें मात्र 2 सीटों पर जीती थी। यूपी बिहार से एक भी सीट नहीं थी और भी विभिन्न प्रदेशों से। तो अब ये है कि कल का भूल गए, उसी सरकार का हिस्सा रहे, उन्हीं परिस्थितियों का हिस्सा रहे और आने वाले समय में फिर वही स्थिति होगी। क्योंकि हमारे हरदोई के साथी कहते हैं कि हमने तो इतिहास देखा है, जिस पार्टी में नरेश अग्रवाल, ब्रजेश पाठक, जयप्रकाश रावत ये लोग रहते हैं, उस पार्टी की अवधि ज्यादा नहीं रह जाती है। 2-4 साल, 5 साल उसकी अवधि रहती है। उसके बाद फिर वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। ये एक लगभग 25-30 वर्षों का ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस पार्टी में हरदोई के जयप्रकाश रावत, हरदोई के नरेश अग्रवाल, हरदोई के ब्रजेश पाठक रहेंगे, उस पार्टी को सत्ता से बाहर होना निश्चित है। लगभग 25-30 वर्षों का इतिहास इस बात का गवाह है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विपक्ष चाहता है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, उनके लिए खुशी की बात है और इसमें 4 चांद लग जाएंगे कि अगर कहीं ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये काम जल्दी हो जाएगा। जैसे वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के, उनको हटाया गया और हटाने के बाद नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस की आज तक उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं हुई है। ऐसा गुण होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि एक खास गुण होता है, तो वो खास गुण से ब्रजेश पाठक भी परिपूर्ण है। तो अब दूसरी खबर ये आती है बिहार से। बिहार में भी महागठबंधन सरकार
जो बनी, उसने सीएम डिप्टी सीएम का अपना जारी कर दिया, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतनी तो शुरू में तो देखने लग गया है गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं सीएम और डिप्टी सीएम। कोई बता रहा 26,000 रुपए है हमारे पास, कोई बता रहा 53,000 बैंक खाते में है। लेकिन जब ये चलते हैं तो 500-800 गाड़ियों के काफिले से क्यों चलते हैं, हेलीकॉप्टरों से दौड़ा करते हैं। और भीड़ आजकल कैसे लाई जाती है, अपने द्वारा चलकर कितने लोग आते हैं और कितने लोगों की भीड़ जब बुलाई जाती है तो उनको पैसा दिया जाता है, लंच पैकेट दिया जाता है, वाहन दिया जाता है, गाड़ी बुक कराई जाती है, उन सब में पैसा लगता है ना। जब नेता लोग भीड़ करते हैं तो उसके संदर्भ में जब चुनाव आयोग ने सीमा जारी कर दिया, इसको यूं समझे कि साहब इतना इतने लाख रुपया खर्च करना है और उतने करोड़ में भी चुनाव नहीं होता है। मैं तो 19 में मैडम सिन्हा का चुनाव लड़ा रहा था लोकसभा लखनऊ से, तो मैंने देखा कि जो काफिला चलता है, तो कोई भी हो, वो चाहे उस समय चुनाव लड़ने वाले राजनाथ सिंह जी हो या मैडम सिन्हा हो या और भी कोई हो, तो जितना पैसा चुनाव आयोग निर्धारित करता है उससे करीब 150 गुना जिन लोगों ने 2019 में राजनाथ सिंह का भी चुनाव का दाखिला देखा है और मैडम सिन्हा का भी दाखिला देखा है, उन्हें याद होगा कि जितना पैसा चुनाव आयोग निर्धारित करता है उसका कई 150 गुना पैसा उसी दिन एक दिन में खर्च हो जाता है। अब ये दीगर बात है कि वो चुनाव आयोग को भी नहीं दिखाई देता है, और जो इस बात के हिमायती हैं कि इतने लाख में चुनाव हो जाएगा उनको भी नहीं दिखाई देता है। तो एक बार फिर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नव वर्ष में आपको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, चिकित्सा मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और एक वैश्विक जीवन स्तर मिले, जैसा कि शासन सत्ताएं, सरकारें, पार्टियां नहीं चाहती हैं। वो शोषण चाहती हैं, जनता का उत्पीड़न चाहती है। तो शोषण उत्पीड़न बंद हो, 2023 में संपूर्ण क्रांति सार्थक हो, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना सार्थक हो, साकार किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। अब ये कुछ समाचार है हमारे हाथ में आ गया है, दैनिक जागरण। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार जो इन्वेस्टर समिट कर रही है, तो उसमें पंजाब के उद्योगपतियों को भी आमंत्रण दिया है। जेएमपी का एक और आतंकी गिरफ्तार है। राज्यपाल व सीएम ने भी उत्तर प्रदेश की दी है जनता को 2023 की बधाई, और माननीय किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल ने भी नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। 92 अस्पताल कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित किए गए हैं। ये नव वर्ष में 101 आईएएस अफसरों को मिला पदोन्नति का तोहफा। G20 सम्मेलन में अतिथियों का होगी अभेद सुरक्षा घेरा। इस वर्ष पुलिस में 40,000 भर्तियां, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कह रही है। 3 महीने में ओबीसी आरक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट, जबकि तमाम संगठन मांग कर चुके कि बात एमबीसी की होनी चाहिए, अति पिछड़ों की होनी चाहिए। तेली, तमोली, दर्जी, भुर्जी, नगरची, नाऊ, बारी, कहार, इन सब की बात होना चाहिए जिनके पास सुई की नोक के बराबर भी जमीनें नहीं है, जिनका कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं बना है, जिनका कोई भी कैबिनेट मंत्री आज तक नहीं बना है, इन पर भी काम होना चाहिए, अति पिछड़ों पर। और जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी लागू की जानी चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। ओबीसी माने एक जात आरक्षण, सामंतवादी जाति का आरक्षण। 32 एमएलसी बनेंगे, 32 में से 16 उसी जात के बन जाएंगे, माने ओबीसी कौन है, 16 में 32 एमएलसी बने एक जात की। उत्तर प्रदेश का इतिहास पता कर लीजिए, माने सामंतवादी शोषणवादी जाति का नाम ओबीसी, ये स्थिति बन गई। इसलिए एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को सम्मान दिया जाए, भागीदारी दी जाए, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए, चौधरी किरण सिन्हा फार्मूला लागू किया जाए, मंडल कमीशन में उल्लिखित एलआर नायक की रिपोर्ट लागू की जाए, छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और जो अभी हाल में जो पेंडिंग पड़ी हुई है एलआर जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी, उसकी सिफारिशें लागू की जाए। उन्होंने तो साफ साफ कर दिया जो है, जो बैठ कुत्ते साले। तो इस प्रकार से स्थितियां बने।
और उसके बाद फिर क्या होता है कि अ, जी रोहिणी जी रोहिणी आयोग चल रहा है। तो जी रोहिणी आयोग की संस्कृति लागू की जाए, उसको 6 महीने साल भर करते हुए विस्तार दिया जा रहा है, विस्तार बराबर देते रहते हैं। तो कुछ और खबरें हैं। उम्मीदें बलवती बढ़ेगा स्वाभिमान, ये सब है। एक ट्रैक पर पहुंची दो ट्रेनें टली दुर्घटनाएं, ऐसी शीर्षक लगाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता है। विनय पाठक का रास्ता तो नहीं सीबीआई जांच, ये कानपुर के प्रोफेसर विनय पाठक का चल रहा है और चर्चाएं हैं कि दिल्ली के बैठे हुए मंत्रीगण उनका बचाव कर रहे हैं। युवती को भेजे अश्लील मैसेज, फिरोज पर अपहरण की धमकी, लखनऊ की घटनाएं हैं। मरीज की बदसलूकी की जांच करेगी 2 सदस्यीय कमेटी। वकीलों का प्रदर्शन, रायबरेली हाईवे 8 घंटे जाम रहा, साथी की पिटाई से नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को पीटा। मोहनलालगंज कोतवाली के बाहर हंगामा हुआ, एक खबर है। और नए साल पे आरती होगी मनकामनेश्वर मंदिर में। चित्रगुप्त मंदिर झूलेलाल वाटिका में, वहां पर भी चित्रगुप्त चालीसा का पाठ किया जाएगा। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से अरदास रहेगी गुरुद्वारा नाका हिंडोला में। गिरजाघरों में भी प्रार्थना और कैथेड्रल हजरतगंज में कार्यक्रम रहेगा। सुंदरकांड हनुमान सेतु में भी कार्यक्रम रहेगा। आदर्श व्यापार मंडल की ओर से राशन वितरण का कार्यक्रम रहेगा। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की ओर से आगे के कार्यक्रमों की तैयारी बैठक रहेगी। और ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का 9 वर्ष पर कार्यक्रम रहेगा तकरोही इंदिरा नगर में। अभिव्यक्ति संस्थान की ओर से भी प्रेस क्लब में पुस्तकों का लोकार्पण का कार्यक्रम रहेगा। और ये खम्मन पीर बाजार के पास हाई टेंशन तार से मजदूर झुलसा। तो ये कुछ शीर्षक समाचार रहे। लड़कियों की शादी नशा करने वाले से ना करें, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर कह रहे हैं। उनकी बेटे की नशा से ही मौत हो गई थी। मोहनलालगंज से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एटीएम में लोहे की पत्ती लगाकर रोक देते थे पैसा, 2 गिरफ्तार। एक से एक जगलर हैं जो विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी फेल कर देते हैं भारत में। कृष्णानगर में वक्फ की 5 बीघा जमीन हुई खाली। फर्जी ट्विटर नोटिफिकेशन मामले में एफआईआर दर्ज। बोर्डिंग के बाद नहीं मिली सूचना, छूटी उड़ान। जबरन सेवानिवृत्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मोबाइल पर ट्विटर सपोर्ट के नाम से फर्जी मैसेज गया था। मैसेज भेजने वाले ने उनसे निजी सूचनाएं मांगी थी। इस मामले में अमिताभ ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर पवन कुमार को सौंपी गई विवेचना। अमिताभ के मुताबिक 24 दिसंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैसेज वाले ने लिखा था कि आपने ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसे में एक फॉर्म भेजा जा रहा है जिसे भर दें, अन्यथा 24 घंटों में अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद ठग ने उन्हें कई मिस्ड कॉल किए थे। आरोपित ने अमिताभ से उनका ईमेल आईडी भी मांगा था। संदेह होने पर अमिताभ ने थाने में शिकायत दर्ज की है। तो ये बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ भी संघर्ष किए, संघर्षशील अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर। तो अमिताभ ठाकुर पर इस प्रकार से उनको भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा। तो इसलिए ठगी से होशियार रहिए, सतर्क रहिए और सरकार पर ऐसा प्रभाव बनाइए कि सरकार ठगी के मामलों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करे, जांच करे, विवेचना करे, आगे बल दे। अभी तक ये हो रहा है कि सरकारें भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं। लाखों करोड़ों केस ऐसे पड़े हुए हैं। तो सतर्क रहिए। स्कूटी को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी कार, ये लखनऊ का मसला है। शादी के 58 दिन बाद विवाहिता की मौत, 5 पर मुकदमा दर्ज। ये कालिंदी एक्सप्रेस में महिला मुक्केबाज की हालत बिगड़ी। दागी कंपनी को मुनाफा दिलाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने बदल दिया लेआउट। हाँ, कुछ भी है, अगर सोर्स सिफारिश है तो कुछ भी, सब कुछ संभव है, कानून व्यवस्था ऐसी है।
56 भोग को द ग्रांड मास्टर्स अवार्ड दिया गया है। हादसे में किसान की मौत, लखनऊ में इटौंजा के पास। पूर्व नगर अध्यक्ष का निधन। समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष राम शंकर यादव की 85 उम्र की में निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निधन पर शोक जताया है। और लखनऊ लोकसभा की भावी प्रत्याशी जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने भी श्री राम शंकर यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना की है कि भगवान चित्रगुप्त जी श्री यादव के परिवारीजनों को, शोकाकुल परिवारीजनों को इस दुख की असीम घड़ी में दुख को सहने की असीम शक्ति प्रदान करें। समाजवादी नेता रहे हैं। फ्लाइट और होटल बुक करने के नाम पर ठगे 2,55,000, ये भी आ गया। तो इस प्रकार से खबरें छपी हुई। पीसीएफ प्रबंधक समेत 3 निलंबित। नसीमा के साहस से भागा तेंदुआ, मां का हाथ चबाया। ये बलरामपुर की घटना है। वहां पर ये है तेंदुआ का है। और मठिया में प्लाटिंग, 71 लोगों पर धोखाधड़ी दर्ज हुई है। 1 लाख रुपए मांगने वाला दरोगा निलंबित। सीतापुर की घटना है। सीतापुर में खाकी को छुट्टी अब ऑनलाइन छुट्टी दी जाएगी। सीतापुर में पुलिस विभाग में रंगदारी मांग लिखा, हामी भरने को छत पर लगाओ भगवा झंडा। शहर के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी आलोक मनचंदा ने रंगदारी मांगी गई। रंगदारी के लिए बदमाश ने व्यापारी के घर में पत्र फेंका है। तहरीर पर कोतवाली नगर में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बदमाश ने रंगदारी की रकम देने की सहमत जाहिर करने के लिए व्यापारी से घर की छत पर भगवा झंडा लगाने एवं जय श्री राम लिखने का उल्लेख धमकी भरे पत्र में किया है। रकम न मिलने पर व्यापारी को परिवार सहित परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। शहर में लंबे समय बाद किसी व्यापारी से रंगदारी मांगने की घटना सामने आई है। अयोध्या में अपराधी भी भगवा रंग का झंडा लगाने की मांग कर रहे हैं। और अगर आप सहमत हैं तो जय श्री राम का नारा भी लिखिए। ये कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ना। अयोध्या के अपराधी हैं, अयोध्या के अपहरणकर्ता हैं, रंगदारी मांगने वाले लोग हैं अयोध्या के। तो ये देखिए कैसे कैसी स्थितियां, कैसे किस तरीके से रंगदारी भी मांग रहे हैं और उसके साथ में भी भगवा झंडा लगाने का भी अनुरोध कर रहे हैं। आदेश दे रहे हैं, अनुरोध क्या करेंगे, आदेश देंगे। और जय श्री राम का नारा लिखिए। अब सुविधा पास में बाधा नहीं बनेगी नौकरी। नए वर्ष के उमंग उल्लास में डूबी कान्हा की नगरी मथुरा में। और 5 रुपए के विवाद में महिला को कुचला। मौदहा में है ये, हमीरपुर की घटना है। और घने कोहरे में नहर और नदी में गिरी कारें, 3 की मौत। घर के बाथरूम में गीजर फटा। गैस रिसाव होने से मैनेजर की गई जान। मेरठ की घटना है ये। तो अब गीजर देखिए कितना खतरनाक है। गैस के रिसाव से इतनी बड़ी घटना हो गई। हम लोग सुना करते थे कि भाई गैस सिलेंडर ही फटता है, तो गैस सिलेंडर भी हानिकारक है और ये गीजर भी हानिकारक है। हरियाणा से बिहार जा रही 450 पेटी शराब बरामद कर लिया। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। नए साल पर कर्मचारी चयन आयोग करेगा 17 भर्तियां, मात्र 17 भर्तियां। केस लड़ते हुए कर्जदार नहीं दी जन्म स्थान की भूमि। आइए श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से मसला है। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की कानूनी लड़ाई 190 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी। पहली बार भूमि के स्वामित्व को लेकर 1832 में मुकदमा चला। तब वाराणसी के पटनीमल और उनके वारिसों ने 112 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मुकदमे के खर्च से पैरोकार कर्ज में डूब गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कान्हा के हिस्से की भूमि नहीं सौंपी। मदन मोहन मालवीय जी की पहल पर मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि की बिक्री की तो केवल कर्ज के 13,400 रुपए ही लिए। कर्जे का ब्याज भी अपने पास से चुकाया। कान्हा के जन्म स्थान के तमाम झंझावात झेले हैं। आक्रांताओं का आक्रमण देखा तो स्थानीय स्तर पर भूमि कब्जे के प्रयास भी शुरू हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी से वाराणसी के पटनीमल ने 16 मार्च 1815 को जन्म स्थान की भूमि नीलामी में ली थी। ये भूमि जब ली गई तब
पट्टीमल का उद्देश्य यहाँ मंदिर निर्माण ही था। नीलामी के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से भूमि स्वामित्व को लेकर वाद दायर होने लगे। 15 मार्च 1832 को पहला वाद अताउल्ला नामक व्यक्ति ने कलेक्टर के न्यायालय में दायर किया। कहा पटनी माल नाम कटरा केशव देव की भूमि की नीलामी को निरस्त कर मस्जिद की मरम्मत करने दी जाए। कलेक्टर ने तब नीलामी को जायज ठहरा, वाद निरस्त कर दिया। ये समाचार छपा हुआ है दैनिक जागरण में। न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी ईदगाह कमेटी। अब ईदगाह कमेटी का पक्ष सुनिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में शनिवार को ईदगाह कमेटी की बैठक हुई। इससे तय हुआ कि कमेटी न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कमेटी सचिव ने कहा कि अध्यक्ष का बयान मीडिया में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर जेड हसन ने 3 दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम में कहा था कि वह श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का विवाद न्यायालय के बाहर बैठकर वार्ता के जरिए सुलझाने को तैयार है। इस बयान के बाद हिंदू पक्ष से भी बयानबाजी शुरू हुई। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की ओर से कहा गया कि यदि कमेटी अपनी भूल सुधार कर आने को तैयार है तो हम स्वागत करेंगे। फिर यह है रजिस्ट्री में मंदिर निर्माण की शर्त। 1944 में पटनीमल के वारिस राय कृष्णदास और उनके पुत्र आनंद कृष्ण ने भूमि की रजिस्ट्री करते समय लिखी गई डीड में कहा था कि मंदिर निर्माण करने के उद्देश्य से हमारे पूर्वज ने भूमि नीलामी में ली थी। मदन मोहन मालवीय आदि का उद्देश्य भी यही है। ये भी शर्त थी कि मंदिर के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार चाहे मालवीय आदि कटरा केशवदेव की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रकरण चल रहा है। भविष्य में इस प्रकरण को भी राम जन्मभूमि मंदिर की तरीके से आना है, लेकिन समय के साथ, इंतजार के साथ लोग लाएंगे। मुख्यमंत्री योगी की गोदी में बिल्ली को मिला सुकून। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी गोदी में बैठाया हुआ है। राजस्व बोर्ड ने मांगी कानपुर में शत्रु संपत्ति की जानकारी। रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा भारत, राजनाथ सिंह जी का कहना है। बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, लेकिन राजनाथ सिंह का बयान आ रहा है कि आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। है ठीक है, बनना चाहिए। 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में पकड़े जाएंगे बेसहारा पशु। 5 जनवरी से कल्याण सिंह का जन्मदिवस भी है, उस पर कार्यक्रम भी चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड की ओर से हो रहा है। सर्वांगीण विकास में सहभागी बने विश्वविद्यालय, आनंदीबेन पटेल कह रही है। दुश्मनों पर गरजती थी बंदूक। ये संग्रहालय है जम्मू राग परिषद की बंदूक, उस पर प्रयागराज के संग्रहालय पर कुछ है। और इसमें इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद की पिस्तौल के बाद दूसरी महत्वपूर्ण धरोहर। गजब की मारक क्षमता, 180 डिग्री घूम कर वार करना इसकी बड़ी खूबी है। उगलती थी आग। बंदूक की मारक क्षमता के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध मैदान में दुश्मनों पर यह आग उगलती थी। फायर होने पर इसकी आवाज से ही दुश्मन कांप उठते थे। इसकी मारक क्षमता भी काफी दूर तक थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तहखाने में मिली बंदूक के बारे में प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के तहखाने में चतुर्थ श्रेणी सैयद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई के दौरान 2019 में मिली थी। साथ ही बारूद रखने वाले 2 बड़े गोले भी मिले थे। यह बंदूक तहखाने में कब और किसने रखा, अनुसंधान में इसका पता लगाया जा रहा है। तत्कालीन कुलपति से अनुमति लेकर इसे संग्रहालय को सौंपने पर सहमत बनी थी। 2019-20 में इसे इलाहाबाद संग्रहालय को सौंप दिया गया था। तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय में आजाद की पिस्तौल के साथ ही अब जम्बू राग परिवार की ऐतिहासिक बंदूक आकर्षण का दूसरा केंद्र बन गई है। संग्रहालय को अब एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शस्त्र मिल गया है। मुगल तोपखाने के जम्बू राग परिवार मध्य एशिया की जम्बूरी कबीले के लोग जो अस्त्र शस्त्र बनाने में माहिर थे कि बंदूक के रूप में अस्त्र शस्त्र वीथिका में इसे पर्यटकों के ध्यानार्थ रखा जा चुका है। इसका इतिहास जितना रोचक है उतनी ही इसकी मारक क्षमता भी। इतिहासकार मानते हैं कि यह बंदूक 180 डिग्री घूमकर वार करती थी, जिससे अंग्रेज भी खौफ में रहते थे। संग्रहालय की अस्त्र शस्त्र वीथिका में वैसे तो कई अन्य ऐतिहासिक शस्त्र रखे हैं, लेकिन कक्ष में प्रवेश करते ही ठीक सामने कोने में इस बंदूक को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इलाहाबाद संग्रहालय समिति के सदस्य और इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि यह तोपनुमा बंदूक मुगल तोपखाने के जम्बूराग परिवार की है। यह कुंदा बंदूक है जिसे ज्यादातर जानवरों पर रखकर चलाया जाता था। युद्ध मैदान में इसे ऊंटों पर रखकर चलाया जाता था। जम्बूराग शस्त्र संचालित करने वालों को
जम्बूरा कची कहा जाता था। यह बंदूक प्रारंभिक आधुनिक काल या लगभग 18वीं शताब्दी की है। 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय विद्रोह में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। क्रांतिकारियों ने इसे ब्रिटिश सैनिकों पर चलाया था। ये कुछ खबरें हैं। और कंपनी मालिक को किराए पर दिए घर पर जीएसटी नहीं, ये है। छलांग से पहले देखना जरूरी, ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ ने योग्य कर्मियों से मांगे आवेदन। फर्स्ट डिवीजन पास को एमएससी नर्सिंग में मिलेगा सीधा दाखिला, ये है खबर। दिल्ली पुलिस चालक भर्ती में 27,029 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वायरल ऑडियो मामले में सीडीओ की नोटिस। बसों की दशा सुधारने के लिए परिवर्तन की ओर अभियान। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी सपा। ये सड़कों पर उतरेगी जनता दलाई एमबीसी आरक्षण के लिए। लड़कियों से 5 गुना अधिक लड़कों का हो रहा अपहरण, लड़कों का भी अपहरण हो रहा है। 600 वर्षों में पहली बार पोप पद छोड़ने वाले बेनेडिक्ट नहीं रहे। अमित शाह बोले कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, जनता दलाई देगी बड़ी चुनौती कर्नाटका में। दिल्ली में 24 घंटे खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। अब 27 मार्च को संस्कृत और उर्दू की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश से सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में खबर है। गुजरात में बसवा एसयू की टक्कर में 9 की मौत। पीएम मोदी की मां के निधन पर बाइडेन ने जताया दुख। बस से उड़ाने की धमकी के बाद संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। बम से उड़ाने पर जहरीली शराब कांड में वांछित तस्कर गिरफ्तार। बिहार का जो सारण में जहरीली शराब हुई उसमें 80 लोगों की मौत के आरोपित बड़े तस्करों में शामिल राम बाबू महतो को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद राम बाबू बिहार से भागकर दिल्ली आ गया था। ये है तीर्थ स्थलों के विकास को तीर्थाटन मंत्रालय बनाए सरकार। विहिप तीर्थ स्थलों के विकास के लिए तीर्थाटन मंत्रालय बनाना चाहिए, विहिप की मांग है। लेकिन विहिप की मांग को कितना संघ भाजपा मानते हैं ये देखना है। कांग्रेस संघ क्षेत्रीय दल आए तो भाजपा का जीतना कठिन है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा हुआ है। तो क्षेत्रीय दल तो अपने हिसाब से जाते हैं, वो भाजपा जीते या हारे उससे क्या मतलब। सारे विपक्षी दल अगर एकजुट हो जाते तो भारत के महान वित्त विशेषज्ञ, कई सरकारों में वित्त मंत्री रहे, श्री यशवंत सिन्हा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते। लेकिन विपक्षी दलों ने कुछ ने समर्थन दिया, कुछ ने समर्थन दिए घोषणा करने के बाद पीछे ढुलमुल हो गए, और कुछ ने ऐन वक्त पे भाजपा को अब बता रहे विरोधी, और जब समय आया तो भाजपा के साथ हो लिए। तो वो फिर भाजपा के साथ हो जाएंगे। जो राष्ट्रपति चुनाव में हीला हवाली किए, भाजपा के साथ चले गए, पहले भी चले गए, उन्हें भाजपा जाने से क्या दिक्कत। उन्हें तो कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। और फिलहाल कांग्रेस कुर्सी और सत्ता देने वाली नहीं है, तो भाजपा में देने वाले हैं, या फिर भाई जनता दलाई में साथ जाएंगे, माननीय किरण सिन्हा जी के साथ जाएंगे। देखना होगा ये छोटे दल, क्षेत्रीय दल किधर जाते हैं। भाजपा के खिलाफ जाना चाहिए, किधर जाते हैं। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं, जयशंकर जी ने यह बात कही हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है चीन में कोविड से बढ़ी विश्व की चिंता। चीन और 4 अन्य देशों के यात्रियों के लिए आज से नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। साइबर टेरर मामलों की जांच के लिए एनआईए में नया विंग। ब्रिटेन के भारतवंशी पूर्व मंत्री आलोक शर्मा को नाइटहुड सम्मान। ब्रिटेन के भारतवंशी पूर्व मंत्री आलोक शर्मा को COP 26 सम्मेलन के बेहतरीन नेतृत्व तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा है। शोधार्थियों ने मस्तिष्क के विकास पर डाला प्रकाश। ये कुछ खबरें थी। और इसी के साथ कुछ इस साल सर्द मौसम में जश्न की गर्मजोशी, ये नवभारत टाइम्स हमारे हाथ में आ गया है। ये तो प्रदेश को मिले 6 प्रमुख सचिव और 2 एडीजी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावियों की थाह लेने आएंगे यूपी संतोष कुमार। जैसे जनता दलाई के कुछ प्रतिनिधि आज आ गए हैं उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बनाने के लिए।
कि जनता दल आई ने जब मेयर का चुनाव हो गया पटना से, तो उसके बाद जनता दल आई ने निर्णय लिया कि हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर नगर निकाय के चुनाव में चुनाव लड़ाएंगे। और आज कुछ लोग उसके आ गए हैं। आज वो बैठक करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में चुनाव लड़ाया जाएगा। भाजपा ने भेजी निगम आयोगों में तैनाती के लिए सूची। तो यूपी में 25% परिवारों को नल से जल का लक्ष्य पूरा, ऐसा कह रहे हैं। सरकार की ओर से ऐसा कहा गया है। पंजाब में भी रोड शो करेगी यूपी सरकार, पंजाब में भी जाएंगे। और इसी के साथ में एक शेर इन्होंने बहुत अच्छी छापी हुई है। जुझ तिरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे, तू कहाँ है मगर ए दोस्त पुराने मेरे, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर जिसके होते हुए होते जमाने मेरे। तो ठीक है साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।